Welcome again to my YouTube channel BioCrate, affiliated with Microvation, Study with Motivation। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट बी पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट ए तक हमारा सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है पार्ट बी होगा लाइफ साइंसेस पेपर 2 ऑफ छत्तीसगढ़ सेट। तो यहाँ पर इस सेशन में क्या क्या होने वाला है, हम PYQ करने वाले हैं। मैं सिर्फ PYQ पे ध्यान नहीं देती हूँ, आप सभी को पता है। हम PYQ के साथ साथ लॉट्स ऑफ कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट्स के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबल कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चंस हम देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देखते हैं, प्लस हम इसमें देखते हैं कि हमें और कौन से टॉपिक्स को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए तो हमारा एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकता है। और इन सबसे भी पहले मैं आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती हूँ कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक ही सेशन में मिले तो हमें वो सेशन को देखना हमारे बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं। जब इतना इनरिच्ड कोई सेशन आपको मिलता है तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव सेशन बना सकूँ। और फटाफट से पार्ट 2 हमारा स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पार्ट ए नहीं देखा, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप पार्ट ए जाके ज़रूर देखें, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जिन्हें सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, मेरा पार्ट ए जाके देखिए, मैंने उसमें बेसिक्स क्लियर किए हैं। ओके इसी के साथ हम चलते हैं, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, क्योंकि हम कल क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a gene with a 4 exons and 3 introns have a sequence of E1, I1, E2, I2, E3, I3 and E4 can produce a mature mRNA will following sequence। तो हमसे यहाँ पे क्या बोला है ना कि हमारे 4 exons है आपके पास और उसमें 3 introns है। तो ये सब क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हुई है। क्या आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हुई है? ये जो टॉपिक है ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्प्लाइसिंग पढ़ी है? और चलो आप यहाँ तक नहीं भी पहुँचे हो तो क्या आपने एक्सॉन्स के बारे में कभी सुना है? एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग रीजन होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कोडिंग वंस होते हैं। अब ये मुझे बताइए, इनमें से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन पाया जाता है? तो यूकैरियोट्स में ये दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं और यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं। ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रॉन्स किस में नहीं होते, तो इंट्रॉन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत लेस होते हैं, बहुत लेस ही नंबर होता है। चलो बहुत सही। अब ये जो इंट्रॉन्स हैं इनको निकाला जाता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम इंट्रॉन्स को निकालते हैं? वो होती है स्प्लाइसिंग। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है। मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताए आपको इन सब से गो थ्रू एक बार होना है। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको 20 क्वेश्चंस तक हम आज पहुंच जाए सारे कंसेप्ट के साथ, ये आज का टारगेट है और हम पूरा करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए पढ़ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है एक्सॉन्स, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। अब मान लो यहाँ पर कोई इंट्रॉन था, अब ये इंट्रॉन तो हमने स्प्लाइसिंग से निकाल दिया। तो अब जो मेच्योर एमआरएनए, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है कि उन्होंने आपको मेच्योर एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा है। अब मेच्योर एमआरएनए में कभी भी इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते गाइज। तो अब एक्सॉन्स ही होंगे, तो E1, E2, E3, E4 ये आना चाहिए आपका सीक्वेंस। ये हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैम? क्योंकि देखो, मान लो कि E2 भी रिमूव हो गया है यहाँ से, लेकिन सीक्वेंस अभी भी वही है। देखो E3, E4, अगर E3 आगे आ जाए या E4 यहाँ आ जाए तब जो है सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। जैसे देखो यहाँ पे E3 आगे आ गया है तो यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। यहाँ से कुछ रिमूव हो जाए वो चलेगा, लेकिन जो सीक्वेंस है वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो इसीलिए ए एंड सी इज़ द आंसर। तो देखो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखो गाइस, ये जो आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मेरा 3rd टाइम है, क्योंकि कुछ इशू आ गया था मेरे लैपटॉप में। तो इससे पहले की जो 2 रिकॉर्डिंग्स है वो आई डोंट नो गाइस, बट बहुत ब्लंडर हो गया है और 2 रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई और एक में साउंड नहीं आया। एक रिकॉर्डिंग डिलीट ही हो गई और एक में जो है वो साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यार आपके लिए मैं ये 3rd बार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट ए में कहा था कि मैं आपको पार्ट बी ज़रूर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ शेयर करिए जिस भी ग्रुप्स में आप हो, जो भी किसी भी सेट की, ये CG सेट, MP सेट, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन इतनी दे रही हूँ ना कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, इवन आप CSIR में भी इस बार का पैटर्न देखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आए तो इसी तरीके से आते हैं उसमें क्वेश्चंस। गेट हो गया,
तो ये आप सेशंस देखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं सीजी सेट में, या फिर देखो सारे क्वेश्चन सफल होते हैं और बायोलॉजी तो कभी भी नहीं बदलेगी ना। तो फिर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं तो फिर क्वेश्चंस कैसे बदलेंगे? थोड़ा बहुत उसी के आसपास है। अगर किसी ने एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा है तो कोई दूसरा एग्जाम इंट्रॉन पे पूछ देगा, बाकी टॉपिक वही होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी नहीं बदलते। तो इसी के साथ चलिए हम चलते हैं हमारे 12th नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी करेंगे। बस एक बार शेयर कर दो यार ग्रुप्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि यार मैं सही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को और समझ आ रहा है सारा कुछ। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द सेल अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज यूटिलाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले ये सही है या नहीं उसको पता करने के लिए तो हमको थोड़ा बहुत लैक ऑपेरॉन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट? तो आपको लैक ओपेरॉन के बारे में थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, और मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि लैक ओपेरॉन क्या होता है। तो लैक ओपेरॉन बेसिकली जो लैक्टोज ओपेरॉन होता है, यहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है। ऑपरेटर रीजन पर जो है डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर जीन होते हैं, 3 जीन पाए जाते हैं जो कि होते हैं वाई, ए और जेड। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये जो जीन है वो किन एंजाइम्स को कोड करते हैं, ठीक है। और फिर यहीं पर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, अब जो है यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहती हूँ कि लैक ओपेरॉन किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो इसका रेगुलेशन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इसका रेगुलेशन ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वेट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और हर पेपर में लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। देखो, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, अगर आपकी सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको लैक ओपेरॉन चलाने की ज़रूरत ही क्या है? जब ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो क्यों इतना काम करेगा, ठीक है। और लैक ओपेरॉन किस तरीके का ओपेरॉन होता है? कैटाबॉलिक रिप्रेशन, ठीक है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन के लिए होता है, ठीक है। इसका ये टाइप होता है। अब देखो, अगर मान लो ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल में तो आपका लैक ओपेरॉन ऑफ रहेगा। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है गाइस? डिक्रीज होता है। तो इससे कैप आके बाइंड नहीं करेगी, और अगर कैप आके बाइंड नहीं करती है तो क्या होता है? प्रमोटर इनएक्टिव होता है और लैक ओपेरॉन ऑफ होता है, या फिर बेसल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे चलते रहता है। अब इसका अपोजिट देख लो, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो क्या होगा? साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा। अब ये कहेगी कि भाई अभी जो है यहाँ पे लैक्टोज की एंट्री होगी, कि लैक ओपेरॉन यहाँ पर ऑन रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर क्या होगा? ये बाइंड हो जाएगा किससे? कैप से। ये क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोमोटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो लैक ओपेरॉन है अब यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑन, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कब ग्लूकोज के प्रेजेंट या एब्सेंट से लैक ओपेरॉन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ के एकदम दमदार तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट हो। देखो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि कमज़ोर होता है, बस हमें कंसेप्ट किसी को जल्दी समझ में आता है और किसी को लेट समझ में आता है। अब आप खुद पढ़िए, जैसा कि मैंने बताया आपको, उस हिसाब से आप खुद पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। देखो, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, बस यहाँ पर इजी लैंग्वेज में डिकोड करना आना चाहिए क्वेश्चन को। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द सेल अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। हाँ जी, ग्लूकोज के प्रेजेंट और एब्सेंट पे ही तो डिसाइड होता है कि लैक ओपेरॉन चलेगा या नहीं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ग्लूकोज लेवल अफेक्ट द साइक्लिक एएमपी, क्या ग्लूकोज का लेवल साइक्लिक एएमपी को अफेक्ट कर रहा है? हाँ, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हाँ, अफेक्ट कर रहा है। ए और बी सही है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बच्चों को पता नहीं होगा उनको भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो फटाफट, और सबसे पहले तो शेयर करो ताकि मेरी रीच बढ़े बच्चों तक, ताकि मुझे डाइवर्स टॉपिक मिल सके, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे मुझे लाना है वीडियो, ये मुझे पता चल सके। तो प्लीज़ शेयर कर दो फटाफट। अब देखो 13th नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी अ कंबाइंड बी एंड टी सेल डेफिशिएंसी। देखो, कल हमने बी सेल पर एक क्वेश्चन किया हुआ था, आप वो वीडियो देख लेना। और आज हम बी और टी सेल की डिफिशियंसी से कंबाइंडली कौन सी डिसीज़ है जो बी और टी सेल की डिफिशियंसी से होती है। देखो, इसमें जो है एटेक्सिया, स्विस, विस्कॉट और ब्रूटॉन्स डिसीज़ बताई गई है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी डिसीज़ होती है बी और टी सेल दोनों के कंबाइन। तो ये वाली जो डिसीज़ है ना, विस्कॉट डिसीज़, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये जो एटेक्सिया है ना, ये मतलब जो डीएनए का रिपेयर होता है ना, डीएनए का रिपेयर, इसमें अगर डिफेक्ट आ जाए
तो ये वाली अटैक्सिया डिसीज़ होती है, ये लिख के रख लो, हो सकता है नेक्स्ट इसमें यही क्वेश्चन बन जाए। जो स्विस टाइप है और ये ब्रूटॉन्स है ना, ये बी सेल के लिए होती है, ये भी बी सेल के लिए होती है, मतलब ये सिर्फ बी सेल की डिफिशियंसी से होती है, और ये बी प्लस टी सेल दोनों की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलो। RTK के बारे में सबसे पहले मैं आपको मस्त सा एक डायग्राम दिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखो, जब मैंने पहले रिकॉर्ड में बता चुकी हूँ कि मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ ये सेशन ऑलरेडी, तो ये मैंने तब मार्क कर दिया था, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये प्लाज्मा सेल है, और प्लाज्मा सेल पे ये जो है ये लिगेंड आया, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके बताती हूँ। देखो, ये लिगेंड आया आपका। लिगेंड किससे बाइंड होता है? रिसेप्टर से बाइंड होता है। और मैंने पहले ही कहा है, जिनको लिगेंड रिसेप्टर में तकलीफ होती है या फिर अभी तक समझ में नहीं आया है, वो मेरा फर्स्ट सेशन जाके देखिए, मैंने बहुत बेसिक बताया है उसमें, बहुत बेसिक से बताया है। जिसको कुछ भी नहीं पता होगा उसे भी हेल्प होगी फिर। और अगर आपको RTK GPCR और इस पर इम्पॉर्टेंट पाथवे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो लेट मी नो गाइज इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये लिगेंड आया, लिगेंड जाके RTK से बाइंड होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे? कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे यहाँ पर, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होंगे? ये कौन सा डोमेन है? ये साइटोसोलिक डोमेन है। आपको पता है ना कि आउटर साइड पे कौन सा डोमेन रहता है और इनसाइड में कौन सा डोमेन रहता है? ये साइटोसोलिक पार्ट है, ठीक है, और ये आउटर है, ठीक है, ये आउटर रीजन है। अब ये जो साइटोसोलिक रीजन है, यहाँ पर टायरोसिन काइनेज डोमेन होते हैं, जहाँ पर क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे काइनेज बोल रहा है। काइनेज का काम ही क्या होता है? फॉस्फेट का एडिशन करना। जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट का ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, हम इस फिनोमिना को कहते हैं ऑटो फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, वैसे यहाँ सिग्नल ट्रांसडक्शन होने लगता है, और सिग्नल कन्फर्मेशनल चेंज होता है पहले, और फिर जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद सेल जो है उसका वर्क करती है। जैसे मान लो उसको प्रोलिफरेशन करना है, एंजियोजेनेसिस करना है, सर्वाइवल करना है, सेल माइग्रेशन करना है, तो ये इस तरीके का ट्रांसडक्शन करके अपना वर्क करती है, वर्क परफॉर्म करती है, अपनी फंक्शनैलिटी करती है। देखो, सेल में सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिग्नलिंग ही बताती है कि कौन सा रोल किस सेल को करना है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, और इस डायग्राम को ध्यान से अगर आपने देख लिया होगा, देखो मैं इससे पहले भी एक डायग्राम है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, पर इससे पहले भी मैंने एक डायग्राम रखा हुआ था, ये तो कल के डायग्राम है। यस, दिस इज़ द RTK सिग्नलिंग। और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो लेट मी नो गाइज, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड्स बताए हुए हैं मैंने, रिसेप्टर के टाइप्स बताए हुए हैं, तो आप डायग्राम देख लो। अब देखो, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं। हमने RTK को अभी हमने थोड़ा तो डिटेल में पढ़ा, अब इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है RTK की, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की। हैव अ साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन? यस मैम, ये तो आपने हमें बताया है कि साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होता है, हमने अभी डायग्राम में देखा। क्या वो डाइमेराइज है? हाँ, 2 हमने ऐसे देखे ना, 2 है। डाइमेराइज अपॉन द लिगेंड बाइंडिंग? यस। चेंज कन्फर्मेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक डोमेन अपॉन लिगेंड बाइंडिंग? यस, चेंज होता है। मैंने कहा ना कि कन्फर्मेशन चेंज होता है। फिर बिकम कैटालिटिकली एक्टिव आफ्टर द कन्फर्मेशनल चेंज, और हाँ, एक बार कन्फर्मेशनल चेंज हो गया तो फिर ये कैटालिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं, इसमें सारे ही सही है। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 15 डैग के बारे में पूछा है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात करेंगे। क्रैब फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछा है, GTP हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछा है। अब GTP हाइड्रोलिसिस को सुनते ही ना हमारे दिल गार्डन गार्डन तो होता ही है, और एक कंसेप्ट, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट आता है हमारे सामने। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ GPCR की, और GPCR सिग्नल में आपने हमेशा इन सब वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुना ही होगा कि वहाँ पे गैप एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे गैप एक्टिविटी हो रही है, GDP का GTP में कन्वर्जन हो रहा है, और GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट हो रही है। अब कोई जादू से तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये रास एक्टिव आपका मॉलिक्यूल है, ये कैसा है? रास एक्टिव है। और ये जो GDP वाला फॉर्म जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो जब GDP से बाइंड होता है ये, तो ये इनएक्टिव होता है, और जैसे ही इसको GTP मिलता है ये एक्टिव हो जाता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल था ये रास इनएक्टिव था। जैसे ही गर्लफ्रेंड आई, मैं इसको गर्लफ्रेंड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पहले गर्लफ्रेंड आती है फिर पापा आते हैं, बस इतना याद रखना है आपको कि आपकी ज़िंदगी में पहले गर्लफ्रेंड आएगी फिर उसके पापा आएंगे ना। तो गर्लफ्रेंड आई तो जो GDP था बेचारा, अब वो GTP में, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक ऐड हो गई तो GTP बन गए वो दोनों मिलकर। अब जो है, अब उसके पापा की एंट्री हुई, उसने जो है वो उस लड़की को, गर्लफ्रेंड को बाहर ले गया। तो अब क्या हो गया? ये GTP वापस से बेचारा GDP फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो सैड, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये कहानी, मैं ये कहानी इसलिए बताई ताकि आप कभी भी भूलो ना। तो पहले गर्लफ्रेंड आएगी फिर उसके पापा आएंगे। वेरी गुड भाई, अब मुझे आंसर बताओ।
ओके आंसर बताइए आप मुझे कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस, ये तो आप बता सकते हैं, इसका होगा रास। वेरी गुड। अब डीएजी के बारे में आपको सेकेंडरी मैसेंजर जैसा कुछ याद आ रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर, क्या आपको डैक पाथवे याद है? साइक्लिक एएमपी और डैक पाथवे होता है एक। अगर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा दूंगी, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। और क्रैब फॉस्फोराइलेशन के बारे में पता है क्या? जल्दी बताइए भाई, क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा? ये तो आपने सही बताया। अब PLC फॉस्फोलाइपेज सी, ये DAG में हम पढ़ते हैं, और क्रैब जो है वो प्रोटीन काइनेज से इसका रिलेशन होता है। तो आप ये याद रखेंगे। और आप देख लीजिएगा ऑप्शन, जो ए का सेकंड है वो कहाँ है? ए का सेकंड यहाँ पर है, और बी का थर्ड ये है, और सी का फर्स्ट ये है। सी का आंसर हो जाएगा आपका। कैस्पेसिस द एंजाइम ऑफ सेल डेथ आर। देखो कैस्पेसिस क्या होते हैं? तो कैस्पेसिस बेसिकली अपोप्टोसिस के एंजाइम होते हैं, यही जो है वो अपोप्टोसिस करवाते हैं। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के बारे में क्या पता है आपको? कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? कि प्रोग्राम सेल डेथ। चलो मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बता दूं और उसका बेसिक बता दूं, अगर तुम कहो तो बता देती हूँ मैं। तो गाइज अगेन ये मेरा सेकेंड टाइम है इसी सेम लेक्चर को लेने वाला, तो सेकेंड और थर्ड टाइम है आई वुड से। तो प्लीज़ ये मैंने मार्किंग पहले से कर दी है, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी। ठीक है, तो चलो देखो जो की प्रोटीन और एंजाइम्स क्या क्या होते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पे अपोप्टोसिस के बारे में देखिए कि अपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ये क्लियर करती है ओल्ड और डैमेज सेल को सेफली विदाउट कॉजिंग द स्वेलिंग और हार्म नियर बाय टिश्यू। तो अपोप्टोसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपोप्टोसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इंट्रेंसिक और एक तो होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक एक्टिविटी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, और जो एक्सट्रेंसिक पाथवे होता है आपका वो डेथ रिसेप्टर होते हैं इसके पास। ठीक है, और जो कैंसर सेल्स होती है वो क्या करते हैं? एंटी अपोप्टोसिस करते हैं। क्यों एंटी अपोप्टोसिस करते हैं? क्योंकि हमको पता है कैंसर सेल जो है वो अमर है, हम ऐसा कहते हैं, वो उसकी डेथ नहीं होती है। वो अपोप्टोसिस कर लेगी तो सेल की तो डेथ हो जाएगी ना, तो फिर वो कैसे जल्दी 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 डिवाइड करेंगे? हम कहते हैं ना कि कैंसर सेल जो है वो डेथ को प्रमोट नहीं करती है। तो वही है कि ये एंटी अपोप्टोटिक होती है, एंटी अपोप्टोटिक एक्टिविटी को शो करती है। अब जल्दी से इधर देख लो कि जो इनिशिएटर केस्पेस होते हैं वो 8, 9 और 10 होते हैं, और जो एक्सिक्यूशनर केस्पेसेस होते हैं वो 3, 6 और 7 होते हैं। जो BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं माइथोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पे मैंने प्रो सर्वाइवल प्रोटीन्स बता दिए कि जो BCL2 है बेसिकली और BCLXL है, ये प्रो सर्वाइवल है, मतलब एंटी अपोप्टोटिक है। और जो प्रो डेथ है, मतलब जो अपोप्टोसिस को क्या फेवर करते हैं, वो कौन से? बैक्स, बैग, बैड, बिम। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ मार्क करके लिख लो इसको। आप जो भी कॉपी बनाई है आपने उसमें नोट डाउन कर लो कि जो बैक्स, बैग, बैड, बिम, इन दोनों में से BCL आपको याद रखना कि BCL जो है वो एंटी अपोप्टोटिक है, मतलब ये जो है कैंसर के दोस्त है ये BCL। और बैक्स, बैग, बैड और बिम ये जो है ये प्रो अपोप्टोटिक है। बहुत बढ़िया, तो अब मैंने आपको बता दिया है और आई होप कि आपको अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। ठीक है,